नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस का सेकंड पेपर प्रारंभिक परीक्षा का सीसैट का पेपर जिसको आप लोग बोलते हैं, उस पेपर में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल के। उन प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और ये जो पीडीएफ होगा उसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये प्रश्न मोटे तौर पर आपके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर इसको अच्छे से सुन लीजिए। पहले हम प्रश्न देखेंगे, बहुत शार्ट में उसका बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, उत्तर देखेंगे समझने के लिए जितना जरूरत होगी। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नेतृत्व के व्यवहारवादी उपागम को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने के परिणाम स्वरूप उद्भव हुआ, किस चीज का उद्भव हुआ। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि नेतृत्व के व्यवहारवादी उपागम को, इधर इंग्लिश वाले लोग इधर देखें, हिंदी वाले इधर देखें, तो नेतृत्व का जो व्यवहारवादी उपागम है इसमें एक सिद्धांत होता है स्थित जन्य सिद्धांत। तो स्थित जन्य सिद्धांत नेतृत्व के लक्षण सिद्धांत की एक प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई देता है और इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति वास्तव में जब नेता के रूप में व्यवहार करता है उसका एक सबसे बड़ा कारण उस स्थिति पर निर्भर करता है जिसमें वह कार्य कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्थिति जन्य सिद्धांत, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस स्थिति में वो है तभी वो नेता बन पाता है। मान लीजिए कि कोई यहाँ का व्यक्ति है और उसको ले जाके मरुस्थल में छोड़ दिया जाए और मरुस्थल में वो कहा जाए नेतागिरी करो, बन के विधायक दिखाओ, और वहां पे वोटर ही ना हो। एक बात मैं बता रहा हूं, या वहां पे लीड किसको करेंगे आप, लीड करने का कुछ हो ही ना, तब आप क्या करेंगे? इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए काम भर का। अगला प्रश्न है, एक दल के नेता के रूप में आपको एक साथ 50 लोगों के साथ संवाद कायम करना पड़ता है। मान लीजिए आप नेता हैं एक दल के, 50 लोगों के साथ संवाद आप कायम कर रहे हैं। अभिप्रेरण के अभाव में कामगारों की कुशलता प्रभावित हो रही है। अपने कामगारों से सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन पाने का सर्वोत्तम विकल्प क्या हो सकता है? कैसे? मान लीजिए कि 50 लोगों से काम आपको लेना है, आप उसके लीडर हैं, तो आप कैसे ले सकते हैं? इसका सबसे सही तरीका होगा, एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि उनकी कार्य क्षमता को समझकर उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए उनकी सहायता की जाए। जैसे आप ऐसा केवल कहें फला काम होना चाहिए ऐसे, या इस काम को आप करके दिखाओ और उसको आता ही नहीं है। मान लीजिए कि मुझे फारसी बोलना नहीं आता है और आप मुझसे कहें कि इस जनता जो इतनी बैठी हुई है इस जनता को आप फारसी में कोई चीज समझाओ, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो पहले मेरी कार्य क्षमता आप देखोगे, उसके बाद में मेरी कमजोरी ये है कि मुझे फारसी नहीं आती है, तब आप हमको बताओगे कि ऐसे ऐसे करना है, तभी हेल्प हो पाएगी, तभी ऐसा काम हो पाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से आपको इन प्रश्न पत्रों में, इन प्रश्नों में, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत सोचना है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण समस्याएं हैं। संप्रेषण क्या समस्या है? संप्रेषण कैसी समस्या है? लोक समस्या है कि उपकरण की समस्या है कि संसाधन की समस्या है? तो संप्रेषण जो है वो किस कैसे होता है? कम्युनिकेशन आप कैसे करते हैं? जैसे दो लोग बैठे हैं, कम से कम दो लोग तो कम्युनिकेशन के लिए चाहिए ही, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग होती है, तो ये पब्लिक प्रॉब्लम भी होगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी आधारित संप्रेषण का कोई अर्थ नहीं है। कहां पर? गांव में, मेगा सिटी में, बड़े संगठन में, हाईटेक सिटी में। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यूज कहां होती है? जो मेगा सिटी है वहां पे टेक्नोलॉजी आपको आसानी से देखने को मिलेगी। बड़े से जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, जियांट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आपको मिल जाएगी। और जो हाईटेक सिटी है वहां पर आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर गांव में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि प्रौद्योगिकी नहीं मिलेगी। प्रौद्योगिकी का मतलब केवल मोबाइल फोन, लैपटॉप और बड़े बड़े टेलीविजन, यही सब नहीं होता है। प्रौद्योगिकी का मतलब तो खेती किसानी में भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रौद्योगिकी आपको देखने को मिलेगी। सोचिए इसको, तो गांव में कम अर्थ है इसका अपेक्षाकृत। बिल्कुल सटीक ये नहीं है, लेकिन अब प्रश्न के विकल्प में 4 ही उत्तर है। हाँ, और ये जो प्रश्न है अधिकतर इसमें प्रश्न 90% से ऊपर पुराने समय में पूछे गए प्रश्न है पिछले प्रश्न पत्रों में। नकारात्मक सूचना देने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? जैसे मान लीजिए किसी को आपको एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देनी है। मान लीजिए कि कोई दोस्त था आपका और उसने आपसे कहा कि यार मैं गांव में हूँ, मेरा नेट नहीं चल रहा है, मेरा रिजल्ट देख के बताओ। पता चला कि रोल नंबर उसमें नहीं मिल रहा है। अब आप क्या करेंगे? फोन करेंगे, अरे भाई सुनो बड़ी बढ़िया खबर है, आप फेल हो गए हो, या लिख कर भेजोगे, या एक बड़ा सा नोट तैयार करोगे, पढ़कर सुनाओगे? कैसे करोगे? सबसे आसान तरीका, अगर ईमेल आप कर सकते हैं तो ईमेल कर दीजिए, सॉरी, आगे को लिखने की जरूरत नहीं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समझने के लिए ये क्लास मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, बाकी आपके पास मटेरियल है, पुराने प्रश्न है, सब आप कर सकते हैं, लेकिन सोचने का तरीका यहाँ सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक दक्षता है दूसरों के साथ कार्य करने की। क्या? सुगमता, स्थिति, शक्ति, योग्यता या दक्षता? अगर कोई व्यक्ति योग्य है
तो दूसरों के साथ काम करने में उसको उतनी सरलता होगी, अंतर्वैयक्तिक दक्षता उसमें होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर योग्यता या दक्षता हो जाएगी, जिसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है क्वालिफिकेशन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तदानुभूति परक श्रवण की विशेषता नहीं है? तदानुभूति परक श्रवण की विशेषता नहीं पूछा जा रहा है। वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना। अगर वक्ता की स्थिति में आप स्वयं को रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखो कितनी मुश्किलें होती है समझाने में या कोई चीज बताने में। मूल्यांकन परक होना, ये भी सही है, मूल्यांकन कर सकते हैं आप किसी चीज का। देह भाषा का प्रयोग करना, मान लीजिए कोई चीज आप समझा रहे हैं तो आप इशारे से या मुंह बनाकर उस तरीके से वैसा एक्सप्रेस करके आप समझा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई दुख की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत दुख हुआ मुझे, तो थोड़ा सा बेकार लगेगा ना। ये आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा माहौल है उस तरीके से संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो इस तरीके से संप्रेषण की विषय वस्तु पर देह भाषा का प्रक्षेपण करके और वक्ता की स्थिति में स्वयं को रख के कर लेंगे। लेकिन जब मूल्यांकन परक होंगे तो बार बार आप गलतियां निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मूल्यांकन परक होना एक रूप में ठीक है, लेकिन जब एक जैसे किसी को आप बार बार किसी चीज पे जज करने लगते हैं, जैसे कहते हैं ना जजमेंटल मत होइए। भाई कोई परफेक्ट नहीं होता है और आप किसी से बात कर रहे हो, हर बात पे उसको टोक रहे हैं, नहीं यार ऐसा नहीं ऐसा, अब वो बता ही नहीं पाएगा अपनी बात। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के दोनों पक्षों में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा करने की व्याख्या करता है? जो भी सहमति के क्षेत्र हो वहां पर बल दिया जाए कि देखिए छांटा जाए। मान लीजिए कि दो लोगों में कोई मत वैभिन्नता चल रही है और उस मत वैभिन्नता में आपको बार बार ये लग रहा है कि बातें बन नहीं रही हैं, तो क्या करेंगे आप, एक लिस्टिंग करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पे चीजें कॉमन है। तो जहां पर सहमति होगी, जैसे एक सहमति हुई कि हाँ मान लीजिए कि दो लोगों में एक रूम पार्टनर है और उनमें लड़ाई हो गई, दो लोग हैं। अब इन दो पार्टनर्स में लड़ाई हो गई और लड़ाई हो रही थी छोटी छोटी बातों पे, सब्जी कौन लाएगा, खाना कौन बनाएगा, आज रूम कौन साफ करेगा। तो उसमें देखेंगे कि दोनों पक्ष किस पे सहमत व्यक्त कर रहे हैं। तो पहली सहमति तो यही होनी चाहिए कि साथ में रहना है। दूसरी सहमति ये है कि हाँ चलो ठीक है हम ये निपट लेंगे, पैसे का बंटवारा कर लेंगे, सब्जी वब्जी जैसे भी आएगी वो। और फिर देखेंगे असहमति कहाँ कहाँ है, तो पता चलेगा असहमति की सबसे बड़ा कारण था कि टॉयलेट हर हफ्ते मैं ही साफ करता हूँ और वो तो बिल्कुल साफ नहीं करता, गंदगी फैलाता है। दोनों को देखेंगे। लेकिन अब अगर साथ में रहना है तो जो असहमति का क्षेत्र है उसकी उपेक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है यार चलो मैं 2 बार साफ कर लिया, तुम एक ही बार साफ कर लेना। तो सहमति के क्षेत्र में आप बल देंगे और सहमति के क्षेत्र की उपेक्षा करेंगे, यानी कि इसी को समझौता कहते हैं, एक सेटलमेंट इसी को कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और सेटलमेंट करके ही तभी कोई समस्या का समाधान होता है। अगर दोनों तरफ से आप केवल असहमति ही रखेंगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है? दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता क्या है? अगर हम किसी की दूसरे के साथ, तो देखिए इसको ध्यान से पढ़िए विकल्प, व्यक्तिकरण की यानी कि पर्सनलाइज, तो ये तो होगा नहीं। नियंत्रण, अगर आप बहुत कंट्रोल रखेंगे तो दूसरे से संबंध आप नहीं बना पाएंगे। कैसे बन पाएंगे भाई, सब कुछ आपका वैयक्तिक है, सब कुछ आप नियंत्रित है। अनुरक्ति की अवस्था, हमेशा रिक्वायरमेंट ऑफ अटैचमेंट, अनुरक्ति की आवश्यकता। यहाँ पर थोड़ी ये देखिए, ये भी करीब करीब आंसर ए और डी में यही में से होगा, लेकिन नीड टू ज्वाइन, सम्मिलित होना में और अनुरक्ति होना में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सम्मिलित होने की आवश्यकता होगी। अगर कोई दूसरे के साथ, उन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता अगर आप देखेंगे तो आवश्यकता क्या है, जैसे हम कहते हैं ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। तो ये सोशल एनिमल क्यों है? क्योंकि एक दूसरे की नीड पे हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे आप सोचिए कि पहले जो पुराने समय में आप देखिए लोगों के यहाँ पड़ोसियों के यहाँ, एक लोगों के यहाँ आग जलती थी गाँव में, मैंने तो काफी कुछ सुना है, बहुत देखा नहीं है, लेकिन और फिर मोहल्ले में भी आग मांग के ले गए जाते थे। तो संबंध यहाँ से बनने चालू हो गए। यानी कि सम्मिलित हम कैसे हो रहे हैं? क्योंकि हमारी आवश्यकता है और सम्मिलित होने की आवश्यकता यही है और इसी कारण से हम संबंध बनाते हैं। तब वो संबंध बन जाएंगे चाचा दादा नानी पड़ोसी, पड़ोसी में फिर वो संबंध बनेंगे, बच्चे उनको बुआ कहने लगेंगे, इस तरीके से। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सोचने की कोशिश करिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अंतरवैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतरवैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत है? अंतरवैयक्तिक जो भूमिकाएं हैं वो उन व्यवहारों संबंधित होती हैं जो अंतरवैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित होते हैं। बिल्कुल सही है। और ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्कृति से प्रत्यक्षता जुड़ी होती हैं। जो अधिकार है और जो स्थिति है ना, तो ये जो रोल्स होते हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड टू अथॉरिटी एंड स्टेटस।
जितने संबंध बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, कहते हैं ना कि एक समान तरीके की व्यक्ति में दोस्ती होती है, ऐसा नहीं है आप अभी तुरंत बताने लगे कि नहीं मैं तो बड़ा गरीब हूं मेरा दोस्त बड़ा अमीर है, इस तरीके की बात यहां मत करिए। समान पैसे से ही केवल कोई नहीं होता है, मेंटल लेवल, उसके सोचने की क्षमता, उसके समाज को देखने की जो उसका नजरिया जिसको कहते हैं, उसका नजरिया क्या है, एटीट्यूड भी इसमें कहीं ना कहीं आता है। तो ये दोनों बातें सही हैं। अब देखिए ये कथन है और ये कारण है, क्या इसी कारण से अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्व्यक्ति संबंधों पर केंद्रित है? बिल्कुल इसी कारण से होती हैं, क्योंकि अधिकार और संस्कृति से ये प्रतिता जुड़ी होती है। तो ये दोनों सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है, इसको सही से पढ़ लीजिएगा किसमें ये दिया हुआ है, तो सही है और स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तित्व के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? आगे कब आप देखते हैं, मान लीजिए कि कोई बात हो रही है, कुछ भी आप सुन रहे हैं, कहीं पर बैठे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, तो आगे झुकने का होता है एकाग्रता का, है ना, कि आप एकाग्र हो रहे हैं, कंसंट्रेट हो रहे हैं, तो कंसंट्रेशन का ये प्रतीक होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में क्षमता बनाए रखे उसे क्या कहेंगे? जो अल्पकालिक समायोजनों और दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों, यहां पर देखिए ये मेंटेन कैपेसिटी इन शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस, अगर इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस में और एडजस्टमेंट में ये क्या करें, दोनों में परिवर्तनों में क्षमता बनाए रखे, तो उसको हम कहते हैं व्यवधान सुधारक, है ना, इंटरप्ट रेक्टिफायर। यहां पर थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखिएगा कि कुछ भी परिवर्तन हो जाए, संरचनात्मक परिवर्तन, मान लीजिए कई बार आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, ऐसे इसको उदाहरण से समझ लीजिए, और तेज तेज डीजे बजने लगा, तो आपको अब वहां की स्थिति माहौल जो है चेंज हो गया। ऐसे में आपको लगता है कि अरे यार, कई लोग होते हैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, इरिटेट होते हैं, बार बार लगता है गुस्सा आ रही, किताबें रख देते हैं, आप बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं, वापस आते हैं, फिर किताब उठाते हैं, मन नहीं लगे। लेकिन अगर इसी में व्यवधान सुधारक, यानी कि जो भी व्यवधान आ रहा है उसको आप क्या करें कि थोड़ा सा कोशिश करें कि उस पर ध्यान न जाए, ठीक है ना, तो संरचनात्मक परिवर्तनों में भी क्षमता बनाए रखने की आपकी स्थिति जो होगी तो ये व्यवधान सुधारक की होगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है? अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है यानी कि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कितना आप मतलब अंदर तक जाके, जैसे वैयक्तिक भूमिका नहीं है ये, या अंग्रेजी में देखिए अंतर्वैयक्तिक इंडिविजुअल रोल, नेता इंडिविजुअली रोल उसका होता है, संपर्क अगर आप करते हैं उसमें इंडिविजुअली आप करते हैं, और जो मालिक होता है उसका भी, जो बॉस होता है उसका भी रोल होता ही है ऑफिस को मैनेज करने में। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक पदेन अध्यक्ष है, कहीं किसी एक संस्था है और उसमें वो नाम मात्र का अध्यक्ष है, पदेन अध्यक्ष है, तो जो ये नाम मात्र का अध्यक्ष होता है इसकी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं होती, इसके पास केवल पद होता है, बस सब काम चल रहा है, इसके पास केवल नाम मात्र का पद है। तो ए ऑप्शन। निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है अंतःप्रज्ञा, स्वतः शोध के रूप में, अंतःप्रज्ञा के रूप में, सीमाबद्ध तार्किकता के रूप में, अभिनति के रूप में, किस रूप में जाना जाता है? निर्णय लेने में निर्णायक जो कथन होता है। अब यहां पर देखिए इसके लिए जो ये इसमें दिक्कत क्यों आती है ये समझिए, ये जो पूरे पेपर्स हैं या जो भी इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है वो अंग्रेजी में हुआ है, और हिंदी में जब इसका ट्रांसलेशन किया जाता है तो ये बड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को क्या कहा जाता है, वह इतना पूछा जा रहा है, तो ये स्वतः शोध के रूप में इसको जाना जाता है, यही कहा जाता है। किस रूप में जाना जाता है? स्वतः शोध में। जैसे जैसे एक कहावत यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सुनिए सबकी करिए अपने मन की। जब निर्णय लेना होता है तो निर्णय हम अपने आप करते हैं, स्वतः शोध के रूप में करते हैं, है ना, कहीं ना कहीं हमारा जो सेल्फ इंट्यूशन होता है उसी के आधार पर लेते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इसमें और कुछ देखिए, बहुत ज्यादा व्याख्या करने का ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे इसमें बातें बहुत की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? समूह निर्णय, समूह निर्णय की विशेषता सदस्य विचारों की वर्धित विविधता प्रस्तुत करते हैं, सदस्य समाधान की वर्धित स्वीकृति की ओर ले जाते हैं, सदस्य कार्यकुशल होते हैं और सदस्य प्रभावकारी होते हैं। तो समूह निर्णय लेने की विशेषता क्या होना चाहिए? जो भी सदस्य हैं वो अपनी अपनी बातें प्रस्तुत करें, यानी कि जो भी है मेंबर्स हैं वो अपना जो अलग अलग डाइवर्स व्यू है उसको रखें, तो पहला तो सही है। सदस्य समाधान की वर्धित स्वीकृति को ले जाएं, फिर देखें कि कितने लोग उसके पक्ष में, जैसे कोई निर्णय लिया जाता है, आप देखते हैं कि 5 जज थे, 5 में से 3 लोगों ने ये कहा, 2 ने ये कहा, तो 3 वाले का फैसला माना जाएगा। ठीक इसी तरीके से वर्धित स्वीकृति को सदस्य ले जाएं, सही है। सदस्य कार्यकुशल होते हैं,
ठीक है, कार्यकुशल है वो, लेकिन निर्णय लेने, सामूहिक निर्णय लेने के लिए तो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है ज्यादा कार्यकुशल वो हो तो वो कहे कि हमारी बात मानी जाए। और सदस्य प्रभावकारी होते हैं, तो सदस्य प्रभावकारी होते हैं क्योंकि मान लीजिए कि ये कोई निर्णय लेना है और इसमें इतने सदस्य हैं, अब वो सदस्य सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपना प्रभाव जमा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन सदस्य कार्यकुशल होते हैं, ये सीधा कोई ऐसा वो नहीं है। हर सदस्य कार्यकुशल हो सकते हैं, लेकिन समूह निर्णय में अगर ज्यादा कार्यकुशलता आप देखेंगे तो ये विशेषता इसकी नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय में वांछित लक्ष्य के बारे में काफी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हो, तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है? ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? संदिग्ध। वांछित लक्ष्य के बारे में बहुत कम जान रहा है, मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको पता नहीं है, तो संदिग्ध की स्थिति आ गई, आप जान ही नहीं पा रहे हैं क्या, तो वही स्थिति यहाँ भी है, संदिग्ध, डाउटफुल स्थिति आ जाती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक निष्कर्ष प्राय अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो यह संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? अब देखिए यहाँ पर अगर डिटेल में बात करें तो जो तर्कणा होती है वो आगमनात्मक भी होती है और निगमनात्मक भी होती है ना, डिडक्टिव रीजनिंग होती है और इंडक्टिव रीजनिंग होती है। लेकिन यहाँ पर जब एक निष्कर्ष प्राय अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, पहले जो निष्कर्ष था वो व्यक्त था या अव्यक्त था, लेकिन बाद में कथन के रूप में अभिव्यक्त किया गया, तो इसको हम कहते हैं आगमनात्मक तर्कणा, आगमन इसको बोलते हैं ना, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों, उदाहरणार्थ सुनिश्चित ढंग से जिसे कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है, से प्रभावित होते हैं, यह गोचर कहलाता है। यह किस क्या कहलाता है? इस प्रश्न का जो उत्तर है यह है गढ़न के रूप में। बहुत कुछ समझाने का इसमें मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयोग ने यही उत्तर दिया था। निम्नलिखित में से तर्कणा का अंतिम सोपान कौन सा होता है? तो तर्कणा का अंतिम सोपान, तर्कणा के 4 सोपान होते हैं। 4 सोपान में पहला होता है तैयारी, ये नंबर 1। दूसरा होता है प्रकल्पना, ठीक है, पहले आप तैयारी करेंगे फिर प्रकल्पना करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है ना, पहले प्रिपरेशन फिर कॉन्सेप्ट होगा, और उसके बाद में आएगा निगमन, आप निगमित करेंगे उसको, और अंतिम में आएगा सत्यापन। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? अंतिम सोपान, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सी हो जाएगा। ऐसे इसको ध्यान रखिएगा, प्रथम भी आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन समीचीन क्रम है? सुनना, सोचना, विश्वास करना, कार्य करना, ये सब प्रश्न बड़े अच्छे हैं। कोई चीज आप पहले क्या करते हैं? पहले सोचते हैं, पहले विश्वास करते हैं कि पहले सुनते हैं? सबसे पहले आप सुनते हैं, कोई बात आपके कान में पड़ी, फिर आप उस पर सोचना चालू करते हैं, सोच विचार कर फिर देखते हैं विश्वास करने योग्य है, तब आप विश्वास करते हैं, और विश्वास हो जाता है तो उसी के मुताबिक कार्य करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यही सीक्वेंस होगा। प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता ये एक ही होना चाहिए, विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था, गुणारोपित की जाती है। यहाँ पर होगा गुणारोपित की जाती है। किस पर गुणारोपित की जाती है? जैसे प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था, तो अब ऐसा क्या है, मतलब कोई कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, संदेश में कोई विचलनशीलता आई है, तो ये कोलाहल है, ठीक है ना, कोलाहल के कारण ये ऐसा हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? ये जो कौशल है ये आपके लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें उधार लेना, ठीक है, आप ले देंगे, दे देंगे, फिर उसका जरूरत पड़ेगी उसकी तब उसको भी दे देंगे, लेकिन स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, ये सबसे अच्छी चीज है। मतलब कोई स्वार्थ नहीं है हमारे आपके संबंध है, और इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, स्वैच्छिक रूप से वॉलेंट्री असिस्टेंस आप दे रहे हैं, जब भी जरूरत पड़ रही है तो आप वॉलेंट्री असिस्टेंस दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है, क्या कहलाता है? ये जो प्रकटन होता है वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन, निकटता अलग चीज है, सहभागिता अच्छी बात है, होनी चाहिए, खुलापन जो है ये सबसे ज्यादा, सूचना का प्रकटन जो है वो खुलापन है, यानी कि जो भी बातें हैं आप कर रहे हैं, ठीक है ना, यहीं पर जब गड़बड़ होता है तो संबंध भी गड़बड़ाते हैं। अगला जो प्रश्न है, सूची 5 सेकंड को सुमेलित करना है, शाब्दिक लिखित संकेत दैहिक हाव भाव, ये बहुत आसान प्रश्न है। शाब्दिक जो होता है वो भाषा से रिलेटेड होगा, एक टू कर लीजिए, मैं तो ऐसे करता हूँ। लिखित जो होता है वो संज्ञानात्मक क्षमता होती है, 4 कर लीजिए। जो संकेत होते हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर डिपेंड करते हैं, 1 कर लीजिए। और जो दैहिक हाव भाव हैं वो अंतर्निहित अर्थ को बताते हैं, डी का 3, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण में निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है। अंतरवैयक्तिक संप्रेषण है, पहले यहां पर इसको आप इतना समझिए, इसमें प्रतिमान है और किसमें समानता संबंध पर संपोषित होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों का प्राधिकार भी इसमें होता है। तो ये है संतुलित विभाजन प्रतिमान, जहां पर संतुलन होगा, संतुलित होंगी जो चीजें, वहीं पर समानता संबंध भी होगा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्र अधिकार भी होंगे। समझाता हूं मैं आपको। जैसे एक परिवार है और उस परिवार में माना जाता है कि सब लोग समान हैं, लेकिन उसमें सबके अपने भी तो अधिकार होते हैं, बस ऐसे समझ लीजिए। संतुलित विभाजन प्रतिमान, बैलेंस डिवीजन मॉडल, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं शस्त्रों से परे जाता है वह है, कैसा संप्रेषण है? वह संप्रेषण जो प्रकारों से और अस्त्रों से परे चला जाता है, बियॉन्ड फंक्शन एंड लेवल, न फंक्शन में है और न किसी लेवल में है, यानी स्तर में है, तो इसको हम कहते हैं विकर्ण संप्रेषण। क्या कहते हैं इसको? डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है, शर्मिलापन। अगर आप साइनेस है, आप में आप साई हैं, तो संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करेगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में बेमेल पद ज्ञात कीजिए। बेमेल पद क्या है? देखिए, पहुंच, विषयों की प्राथमिकता, बाधाएं, ये एक तरीके की चीजें हैं और व्यवहार जो है ये अलग है। ये संरचनात्मक हो सकती है, विषयों की प्राथमिकता, बाधाएं कैसी हैं, पहुंच और व्यवहार का अर्थ, ये आपका व्यक्तिगत कैसा हो सकता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये बेमेल है। अंतःवैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र क्या करता है? नीति शास्त्र समझने में अवरोध को बढ़ाता है? ऐसा नहीं। नीति शास्त्र क्यों बढ़ाएगा? नीति शास्त्र तो आपका और जो दिमाग है उसको ओपन करता है, ओपननेस बढ़ाता है। ईमानदारी के रास्ते में बाधा क्यों उत्पन्न करेगा? ये भी गलत हो गया। आंसर निकालने की 2-3 विधियां होती हैं। एक तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लें, डायरेक्ट अगर न निकले तो दूसरा उसका तरीका होता है कि आप वहां एलिमिनेट करने की कोशिश करें। तो समझने में अवरोध को तो नहीं बढ़ाएगा, बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। विचारने योग्य नहीं है, ये भी नेगेटिव है। विचारने योग्य है। नीति शास्त्र और जीवन में भी कुछ नीतिगत बातें जरूरी ही होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्ययबोधों को स्पष्ट करता है? जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। ये क्या है? तो ये है क्या? ये संप्रेषण परिप्रेक्ष्य है, यानी कि पर्सपेक्टिव है, या मॉडल है, या रूल है, या कम्युनिकेशन मॉडल है। देखिए यहाँ पर एक प्रतिरूप का भी मॉडल दे रहा है और यहाँ पर ये मॉडल का भी मॉडल दे रहा है। ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर अंग्रेजी में ये 2 जगह मॉडल यानी कि सेम ऑप्शन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर इसको आप ध्यान से समझिए। ये होता है कम्युनिकेशन रूल। जब रूल में हम बंध के चलते हैं तो हमको पता होता है क्या कितना करना है, क्या कितना नहीं करना है, तो हम उसमें बंध के चीजों को, यानी कि लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने में ध्यान रखता है और दूसरों के संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। तरीके कहाँ पता चलेंगे? रूल्स होते हैं ना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम को आपको बताना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसमें होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले होगा संदेश। संदेश मिलने के बाद में क्या होगा? कोलाहल, और कोलाहल के बाद में पुनर्निवेश, ये होगा। तो इसका सही क्रम होगा 2, 3, 1। ठीक है ना? इसका सही क्रम हो जाएगा 2, 3, 1। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी श्रवण समावेश करता है। प्रभावी श्रवण, इफेक्टिव लिसनिंग जो होती है वो क्या समावेश करती है, यानी कि क्या इन्वॉल्व होता है उसमें? क्या पूर्वाग्रह होगा? प्रभावी से, अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मैं कुछ भी कह रहा हूं, मेरे बारे में आप वही सोच रहे हैं, तो मैं कुछ भी कहूंगा तो आप सोचेंगे नहीं ये तो बड़ा बेकार इंसान है, ये बड़ा अच्छा आदमी है। मैं कितना भी खराब हूं आप अच्छा समझेंगे। ठीक है ना? तो पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। विस्तृत समालोचना, जो प्रभावी श्रवण होगा, अगर फिर मैं वही कह रहा हूं बार बार कि आप बार बार इस नजरिए से देख रहे हैं कि आप उसको आलोचना की दृष्टि से ही देख रहे हैं। जैसे अब मैं कुछ भी बोल डालूं, आपको लगे नहीं ये तो कुछ गड़बड़ ही है, तो मेरी बातों पे आपको यकीन नहीं होगा, तो ये प्रभावी श्रवण वहां पे नहीं होगा, आप सही से सुन नहीं रहे हैं। इफेक्टिव लर्निंग वो नहीं है। असहमति की बिंदुओं को छांटने को, फिर वही बात है, आपका पूरा ध्यान गलतियों को ढूंढने में ही रहेगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में केवल वो देखते हैं कि सर कब गलत बोले और मैं बोलूं, चाहे वो लाइव क्लास हो और चाहे वो सामने बैठ के क्लास हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गलत बोलने की यहाँ पे बारी आती है, उसके बाद सर ये गलत है। अब ये गलत है,
यानी कि तुम केवल गलती ही ढूंढ रहे थे, गलतियां तो होती हैं। अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, हो सकता है एक आध प्रश्न में गलती कहीं हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल होती है, किताबों में होती है, मुझसे भी हो। लेकिन दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि जो अच्छी बातें बता रहे हैं 99% तो सही है ना, उसको आप पहले मगअप करिए, ग्रैप्स करिए। और आप अगर यही करें असहमति पे बार बार आप नहीं नहीं वो तो आपने गलत बताया था, वो गलत, मतलब अब पूरा ध्यान क्वेश्चन नंबर 25 गलत हो गया मान लो, तो आप पूरा ध्यान उसी में, और मैंने जो 50-60 बताया उसकी कोई वैल्यू नहीं, ये ध्यान रखिए। तो अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को, पुष्टिकरण का मतलब क्या होता है कि आप कोई संदेश प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद में उसने आपने प्राप्त किया, आप पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ ठीक है मुझे मिल गया, मैं समझ गया, तभी तो प्रभावी श्रवण आप कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। मैंने इसको सोचा था कि एक ही एपिसोड में करूंगा, लेकिन एक एपिसोड में ये लंबा होगा। मैं आधे क्वेश्चन, इसमें लगभग 115 से ऊपर प्रश्न है, मैं आधे एक एपिसोड में कर दे रहा हूँ, आधे फिर से अभी शाम तक या हाँ आज रात तक मैं कर दूंगा दूसरे एपिसोड में, जैसे छोटे छोटे एपिसोड आप देख सकें। संदेश होता है, संदेश क्या होता है, जो चिट्ठी आती है, संदेश आता है, वो वास्तव में क्या होता है? एक अस्पष्ट संकेत होता है जिसको आप पढ़े कुछ समझ ना पाए। क्या ऐसा हो सकता है? ये गलत है। एक गड्ढ-मड्ढ उद्दीपक होता है, ये तो जब गड्ढे-मड्ढ है तो वैसे भी ये गड़बड़ हो जाएगा। एक सुस्पष्ट संकेत होता है जो कोलाहल स्तर से ऊपर होता है। चिट्ठी आ गई, अब वो प्यारी वाली चिट्ठी है और लव लेटर वो है, उसमें लिखा हुआ है मेरे प्रियतम या कुछ, कितना भी कुछ हल्ला मच रहा हो, कीचड़ में सने में पड़ रहे हैं ना, तो मजा आ जाएगा, आपको लगेगा बिल्कुल सब स्पष्ट है। तो ए ऑप्शन इसका कभी भूलेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। एक ऐसा सामाजिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में मदद करता है, सहायता करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो ये होता है सेरेब्रल, ये साइड सिट्स बोलते हैं इसको, मस्तिष्कीय झंझायन। क्या है ये? बड़ा अजीब है, ये टर्मिनोलॉजी है, बड़ी ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना है, कौन सी नहीं है? एक नहीं है, बाकी सब है इसमें। मान लीजिए कि आप मैनेजर या प्रबंधक हैं, तो उसको प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? आपने दूसरों की निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। नई बातों को करने के लिए तैयार रहना। मान लीजिए आप मैनेजर हैं, तो आप ऐसा थोड़ी कूप मंडूक होंगे कि बिल्कुल जो आप कहें वैसे हो, पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर करना, सबसे नालायकपन यही है। तो यही उत्तर हो जाएगा। और गुणात्मक सूचना के महत्व को पहचानना, तो ये तीन होंगे, एक नहीं होगा। कौन सा पूछ रहा था? नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर में कई बार है नहीं, हम देखते ही नहीं और क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। घर पहुंचने के बाद एक हफ्ते बाद जब पता चलता है हमारे आंसर कम पढ़ने लगे, तो जब फिर से पेपर मिलाते हैं तो पता है अरे इसमें तो नहीं पूछ रहा था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है, उसको क्या कहते हैं? और ये प्रश्न जो है इसका एक निर्णय लेने की संख्यात्मक तकनीक है, तो यहीं से आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक क्रम होगा। संख्या में क्रम होता है ना, 1 2 3 4 5 6, तो उस क्रम से ये होगा। ये एक निर्णय क्रम होगा, एक डिसीजन सीक्वेंस होगा, एक डिसीजन ऑर्डर होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रबंधक की निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं, उनको सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पहला है कि समस्या को परिभाषित करना, ये 2 नंबर यहाँ पे होना चाहिए। इसमें दूसरा है प्रतिबंधक तत्वों को पहचानना, और तीसरा है संभावित विकल्पों का विकास करना, और चौथा है एक निर्णय एवं मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना। अब इसमें एक क्रम से आपको समझाना है कि वो क्या होगा। तो सबसे पहले प्रतिबंधक तत्वों को आप पहचानेंगे, 2 नंबर होगा। 2 नंबर के बाद समस्या को आप परिभाषित करेंगे। भाई पहले देखेंगे क्या आ रहा है, क्या प्रतिबंधक तत्व है, यानी कि क्या जो रेस्ट्रिक्टिव एलिमेंट्स है वो है क्या। फिर आप देखेंगे, फिर कहेंगे देखेंगे उसमें समस्या क्या है। जैसे मान लीजिए कहीं हल्ला मच रहा है, दूर कोई रो रहा है, तो आप सबसे पहले वहां जाएंगे, देखेंगे मामला क्या है। फिर देखेंगे समस्या क्या है, वो क्यों रो रहा है, तो पता चला कि उसके फैमिली में कोई एक्सीडेंट हो गया था। समस्या को आपने पहचान लिया। उसके बाद में आप क्या करेंगे, संभावित विकल्पों का विकास करेंगे कि अब हमको करना क्या है। सबसे पहले इसको चुप कराना है या सबसे पहले पीछे वाले का इलाज कराना है जो मर रहा है एक्सीडेंट से। तो संभावित विकल्पों का आप विकास करेंगे, फिर एक नियंत्रित मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करेंगे, तभी आप निर्णय ले पाएंगे। तो 2 1 3 4 इसमें हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सके को स्पष्ट करता है? तो ये होता है, मतलब आप पहले किसी एक कमजोर तर्क देंगे, फिर कहेंगे कि ये ऐसा है, ये इसने कहा है ऐसा, यानी कि वो आप नहीं कह रहे हैं लेकिन किसी और के नाम पर आरोपित कर रहे हैं। कह आप ही रहे हैं लेकिन आप दूसरे की ओर से कह रहे हैं, तो उसको पुतला का तर्क बोलते हैं, है ना, पुतला का तर्क।
कि आपने कहा ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो, जैसे आप कहीं मैंने मान लो ऐसा हो जाए, मान लो इस तरीके से हो, इस तरीके वाली बात है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न, कई बार पूछा गया है। निर्णय लेने में किसी न्यायादर्श का निर्माण समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना क्या कहलाता है? निर्णय लेने में किसी न्यायादर्श का निर्माण समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना क्या कहलाता है? लैंग्वेज देखिए, ये ऐसे ही लैंग्वेज होती है। प्रतिनिधिक का स्वतः शोध, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं इसको, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बहुत कुछ मुझे समझाने का इसमें नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग क्या करते हैं? अनियोजित ढंग से करते हैं, अव्यवस्थित ढंग से करते हैं, उस सीमा से परे करते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया है, और अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और तो सब लापरवाही चल जाएगी, लेकिन त्रुटियां यही होंगी कि हमने बस एक पक्षीय निर्णय ले लिया। मान लीजिए कि हमने बस कोई चीज मान लीजिए खरीदी, तो हमने देखा बस ये इसका एक ही चीज देखा कि तुरंत हमारा काम पूरा हो जाए। कई बार ऐसा हमको करना ही पड़ता है। मान लीजिए कि आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और आपने गोला बनाने वाली पेन नहीं खरीदी है, भूल गए। अब वो पेन एक ही पीस है, मिल रही है, तो हम देख रहे हैं बस फट से उसको ले लेंगे, अन्य पक्षों पर कोई नहीं देंगे। हो सकता है वो पेन चल ही ना रही हो, लेकिन हमारे दिमाग में चल रहा है कि पेन लेना है तो लेना है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्रियाओं, परिणामों और अनुषांगिकताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो को जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? निर्णय खांचे के रूप में जाना जाता है, एज ए डिसीजन फ्रेम के रूप में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है, वो तकनीक क्या है? वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। मान लीजिए कि किसी को आपने सुना और उसके बाद में आपको दूसरे को बताना है ना। आप सक्रिय श्रोता है तो आप वक्ता का जो शब्द है उसको वैसे थोड़ी बताएंगे कि वैसे बोल रहे थे तो उन्हीं की बात, आप उसको चेंज करके बताएंगे तो ज्यादा सही है। अपनी भाषा में बात वही होगी, भाषा आपकी। दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति जो हमारे समान है उनकी तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। उनकी जो तुलना करने की लाइकेबिलिटी है वो किस रूप में जानी जाती है? तो ये हम दूसरों की मतलब दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं की मूल्यांकन की प्रवृत्ति, हमारी राय और योग्यता कैसे करेंगे हम? जब हम यहाँ पर सामाजिक तुलना सिद्धांत का पालन करेंगे तभी तो हम जान पाएंगे ना कि दूसरों से हम कैसे तुलना करें, दूसरों की क्या पसंदगी है, क्या उनकी राय है, तो तुलना करें। जैसे कई बार होता है कि मैं तो ये सोचता हूँ, तुम्हारा क्या विचार है, उस तरीके की बात है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कथन और कारण का प्रश्न है। संप्रेषण की नियामक नियम हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है। संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है, तो पहला सही है, दूसरा सही है। और संप्रेषण में अंतःक्रिया की संरचना और समन्वय आवश्यक है, इसी कारण से ये ऐसा संभव हो पाता है। तो व्याख्या भी ये कर रहा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय ना होता तो ऐसा हम कर ही ना पाते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है। जो पेल्ज प्रभाव है, पेल्ज इफेक्ट है, ये क्या करता है? पेल्ज प्रभाव जो है ये उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को क्या करता है? स्पष्ट करता है। उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव, कैपेसिटी ऑफ ज्वाइंट सुपीरियर विद एप्रोप्रिएट ओवरराइडिंग इन्फ्लुएंस, ये करता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये पेल्ज प्रभाव के बारे में ही एक लाइन लिखी हुई है, इसमें कुछ समझना वैसा नहीं है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के संदर्भ में संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं? संदर्भ किसे कहते हैं? प्रभावी बातचीत को संदर्भ कहते हैं। वार्तालाप के लिए भौतिक एवं जो मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, है ना, किस रेफरेंस में बात कर रहे हो, ये बात कही जा रही है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से पढ़ेंगे सारे प्रश्न हो जाएंगे। 90% आप वैसे सही करके आएंगे। संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? कूट लेखन का मतलब होता है संकेतों को तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित कर देना, है ना, कन्वर्टिंग सिग्नल्स इनटू नर्वस इंपल्सेस, यानी कि इसको क्या करते हैं? तंत्रिकीय आवेगों में हम परिवर्तित कर देते हैं। कूट लेखन यही तो होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। अलग अलग लोग, भांति भांति प्रकार के लोग और भांति भांति प्रकार की उनकी समस्याएं, ठीक है। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है, ठीक है। सक्रिय श्रवण वही होता है उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है, ये भी सही है। दोनों बातें तो सही है, लेकिन क्या ये व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है? नहीं कर रहा है। अलग अलग बातें सही हैं, तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर, अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार है, आंतरिक आवश्यकताओं के द्वारा ये प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि लोग एक दूसरे से व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे कारण नहीं दिया है क्यों बढ़ाते हैं, तो दोनों बातें सही हैं, और लेकिन ये एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक जिले में पुलिस सुपरिटेंडेंट, आपके पास एक महिला अपने ससुराल पक्ष द्वारा की जाने वाली घरेलू हिंसा के संबंध में शिकायत लेकर आती है। राजनीतिक दबाव के कारण उसकी स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। एसपी के रूप में आप संबंध या संबंधित या संबद्ध होना चाहिए, आप ये संबंध गलत लिखा है, संबद्ध थाने से इसकी पुष्टि भी करते हैं, पुष्टि करवा लेते हैं कि ऐसा है, हाँ है, जैसा भी है। इस स्थिति में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, आप क्या करेंगे? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसमें नीति ध्यान रखिएगा, और जो सामाजिक सरोकार होते हैं, जो इथिकल वैल्यूज होती है, उनको ध्यान रखिएगा। बाकी आप इसमें ये पुरुषवादी मानसिकता या सामाजिक सोच, जातिगत मानसिकता, इन सबको ना लगाइएगा, तो ये आसानी से आपका प्रश्न हो जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, थाने के अधिकारी को कहेंगे कि चिकित्सा परीक्षण कराए और उसके बाद में केस दर्ज करें। आप भावुक नहीं होंगे कि तुरंत उसको लाके जेल में बंद करो, है ना, ऐसा आप कर देंगे कि जितना मारा है उतना जाके उसको पीट जाओ, तुम देखते हैं हम तो एसपी हैं, ऐसा वैसा नहीं करेंगे, ये उल्लू टाइप के डिसीजन होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई निष्कर्ष, बस 5-7 प्रश्न और देखेंगे फिर इसको समाप्त करेंगे, फिर अगला एपिसोड एक और होगा उसमें इसको हम डिस्कस कर लेंगे। जब कोई निष्कर्ष एक निष्कर्ष पर प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, तो ये संदर्भ करता है, किस चीज को संदर्भ करता है? ये देखिए रिपीट हो रहा है, आगमनात्मक तर्कणात्मक, सी ऑप्शन, ये रिपीट हो गया, एक क्वेश्चन आपका घट गया, बताइए कितना नुकसान हुआ। अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है? तो अंतर्वैयक्तिक कौशल में सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह होना चाहिए, गलत हो गया, अगर सहयोगियों पर संदेह करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। सुनने की तत्परता होनी चाहिए, संवेगों के प्रबंधन की योग्यता होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन। देखिए कितने आसानी से आंसर निकल रहा है। अगला प्रश्न, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से प्रभावपूर्वक ढंग से संप्रेषण कर सके, तभी अंतर्वैयक्तिक कौशल। मान लीजिए कि आप चले गए कहीं और आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो दिक्कत हो जाएगी, आप बातें नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योरी चढ़ाने की नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है? दिन भर तेरी आप चढ़ाते होंगे, लेकिन अब पूछ लिया जाए प्रश्न तो पता नहीं। तो ये जो एनॉयंस होता है, यानी जो झुंझुलाहट होती है, इसी कारण से तेरी चढ़ती है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। या इसका कुछ और होगा, कोई कहता है कि ये उबना भी होता है, पता नहीं, अगर होगा तो जरा बताइएगा। संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है? तो संप्रेषण के प्रक्रम में पहले कूट संकेतन होगा, कोड नोशन होगा, ठीक है ना, ये पहला चरण होगा, गलत है ना। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी जो दी जाती है और दूसरा व्यक्ति उसको समझता है, तो वो संप्रेषण कहलाता है। तो सबसे पहले क्या होता है? कूट संकेतन ही तो होता है। कूट संकेतन, जो भी हम बोलेंगे फिर उसको आप देखेंगे, संदेश प्राप्त करेंगे, तो ए ऑप्शन इसका तो करेक्ट हो जाएगा, सही तो है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक संबंधों में के निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है? ये भी देखिए रिपीट हो रहा है शर्मिला पर, इतना कोशिश करने के बावजूद भी रिपीट हो गए कुछ क्वेश्चन। निम्नलिखित में, इसीलिए हम 60 तक देखेंगे इसमें, क्योंकि उधर कुछ कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है? तो असौहार्दपूर्ण संकेत जो है, किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो अक्सर देखते होंगे या आपने अनुभव किया होगा पार्क में, तो पहला ये सही है। घूरना, जैसे कोई सामने लड़की खूबसूरत सी जा रही है, लड़का जा रहा है, दोनों पक्षों के लिए आपने घूर दिया उसका, तो कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। असौहार्दपूर्ण है ये, यही सही उत्तर होगा ये, ठीक है ना। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दृष्टि संपर्क, नजरें मिली, है ना, तो आप जानते हैं। और जो कोई मुस्कुरा दिए, अब तो पूछिए ही ना, नहीं घूरना इसमें नेगेटिव है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में गृह्यता की कमजोर प्रकार की रुकावट है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में, यानी कि आप संप्रेषण कर रहे हैं तो जो गृह्यता है, जो रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर है, की कमजोर प्रकार की रुकावट है, तो पूर्वाग्रह इसमें हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसका पूर्वाग्रह होगा। वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि सर कुछ भी पढ़ाएंगे मेरे समझ में नहीं आना है, और नहीं आएगा भैया, कुछ भी मैं कर डालूंगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? कथन जो है यहाँ पर, कथन क्या, अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं, इसके बारे में कौन सा असत्य है? अनुकरण द्वारा, अनुकरण द्वारा आप कर सकते हैं, किसी का अनुकरण करिए, ठीक है, सविराम दंड के द्वारा,
अविराम दंड क्या होता है? इंटरमिटेंट पनिशमेंट, ये गलत है। तदात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन के द्वारा, ये भी सही, आत्मसात करने के द्वारा, तो ये दूसरे के द्वारा नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है इस एपिसोड का, फिर एक एपिसोड और करेंगे जिससे बहुत लंबा ना हो, बोझिल ना हो, क्योंकि आप लोगों के पास काम बहुत है, मैं जानता हूँ, पढ़ाई लिखाई के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा आगे झुकने के धनात्मक वैक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? देखो फिर रिपीट हो गया, तो ये एकाग्रता, सी ऑप्शन। ये 10 प्रश्न इसमें तो 120 में रिपीट हो जाए, कोई बात नहीं, तैयार हो गया। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं, 61 से लेके 115, 16, 18 जो भी प्रश्न होंगे उनको कंप्लीट करते हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिए, कुछ मैथ रीजनिंग भी अच्छे से कर लीजिए, और हिंदी तो गलत मत करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।